15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ाद, यानी कि एक ऐसा देश जो हमसे बहुत दूर में खड़ा था और वो हम पर शासन करता था, इससे हम आज़ाद थे। लेकिन जो बहुत सारे वर्षों की गुलामी के बाद जो भारतीय संस्कृति और समाज में जो चलता है, जो समाज इस तरह से अपने आप को ही भूल गया है, उसको हम कब पा सकेंगे। इस आज़ादी की लड़ाई अभी खत्म नहीं है। भारत कोई अंग्रेजों के आने के बाद गुलाम नहीं हुआ है। भारत 7वीं 8वीं शताब्दी में ही गुलामी में चलता चला गया। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आया तो न सिर्फ यहाँ के पर अधिकार किया अपने कई हिस्सों पर, बल्कि यहाँ की संस्कृति को भी कुचलने का पूरा प्रयास। और लगातार हजार वर्षों तक भारतीय संस्कृति को इस तरह से तोड़ा गया। आपके मन में ये भाव बैठाया गया कि जो भारतीय संस्कृति है वो सबसे घिनौनी संस्कृति है, लोगों को आपस में बांटती है, इसमें गर्व करने जैसा कोई बात नहीं है। जो इतिहास की किताबें हैं, आपको पढ़ने के बाद कंक्लूजन यही निकलता है। तो शायद जो भी लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया, हमारी इतिहास की भी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं। जो हम लोगों को जीता, उन लोगों ने ही अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हमारी किताबों में वो सब बातें लिखी जो कि सही नहीं है। और कोई भी समाज होता है, कोई भी संस्कृति होता है, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें वो हम इसको प्राथमिकता देंगे, इस चीज का अनुसरण करेंगे, इस बातों का वैसी बातों को याद करेंगे समाज में प्रेम करता हो, समाज में अंतर आता हो, समाज बढ़ता हो। इसमें किसी न किसी का समाज यदि भटके रहेगा। प्रजातंत्र में इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाया जाता है कि बांटो और शासन करो। अंग्रेजों ने शुरू किया था, मगर आज जो पॉलिटिशियंस हैं वो चाहते हैं कि हमको जाति बदले। मंदिरों को नहीं तोड़ा, हमारे जो शिक्षण संस्थाएं थी उसको भी ध्वस्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय को जला के संस्कृत पढ़ने पर और उपनिषद पढ़ने पर बैन था। अंग्रेजों का पढ़ नहीं सकता था, छुप के कहीं कोई पढ़ लिया तो पढ़ लिया, किसी तरह से अपने धरोहर को बचा के। तो ये सब अब आज तो कोई जानता भी नहीं है, वो कहाँ देखता है। वो जो पाखंड वाला जो है पुराण जिसमें कि सारा पाखंड की चर्चा की गई है, उसको अनुसरण करते हैं आप अपने को हिंदू कहलाने लायक भी नहीं है, अपनी संस्कृति को आप बाहर नहीं, आपको पहचानना पड़ेगा कि आप कौन हैं। आप वो हैं जो दुनिया में समरसता की बात करता है, दुनिया एक होने की बात करता है। हम अपनी ही चीज़ों से घृणा करते हैं। कोई संस्कृत का चर्चा करता है, कोई संस्कृत का कोई बात करता है तो उसको लगता है पोंगापंथी समझा जाता है। एक बात है, जो देश अपने आज दुनिया में साबित हो चुका है कि संस्कृत सबसे सुसंस्कृत भाषा है,
सबसे साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल लैंग्वेज सबके लिए इतना एक शब्द को जितने तरह से बोला जाता है संस्कृत में कोई भाषा वैसा कर नहीं सकता। कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल कोई लैंग्वेज है तो संस्कृत। जर्मनी में रिसर्च हो रहा है, आपका यूएसए में रिसर्च हो रहा है, मगर आपके यहाँ कोई उसको देखना करना नहीं चाहता। आपके यहाँ है कि हम इसको जब थे आप उस समय आपका कोई मुकाबला नहीं था, न ज्ञान में न कुछ में। कई ऐसे उदाहरण पड़े आप देखिए ना, मेहरौली में जो 9 स्तंभ है, आपकी मेटलर्जी इतना हाईएस्ट लेवल पर जरूर पहुंचा होगा, हजारों साल से ओपन में है और जंग नहीं लगता उसमें। ऐसे कई उदाहरण पड़े जो कि आपको अचंभित कर देंगे। साइंटिफिक लोहा, जिस समय ब्रिटिश यहाँ आया था, पहले की तो बात छोड़ दीजिए, ब्रिटिश जब आया था तो आश्चर्य में पड़ गया था। यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था जो था वो कोई अशिक्षित नहीं होता था भारत में उस समय, जिस समय अंग्रेज आए थे। और तब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने देखा कि भारत को ऐसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। शरीर से फिजिकली किसी को गुलाम बनाना ये संभव नहीं है जब तक आप उसको मानसिक रूप से गुलाम नहीं बनाते, उसकी संस्कृति को नहीं तोड़ते। मैकाले ये जब सर्वे किया था, पाया कि जब तक भारत की शिक्षा प्रति जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, जिसको कि पाठशाला सिस्टम कहा जाता है, उस सिस्टम में ये था कि कोई भी पढ़ सकता था, इसमें कोई रोक नहीं था कि कौन इसको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, सभी पढ़ सकते थे। और इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता था कि कोई जो आर्थिक व्यवस्था है, तो जैसे भारत कृषि प्रधान राज्य था, कृषि प्रधान राज्य में कृषि को देखना पड़ेगा तब आपको पढ़ाई करना है, ऐसी व्यवस्था थी। मगर जब ये एजुकेशन सिस्टम में चेंज आया, उसके बाद से कुछ पैसे वाले लोग ही पढ़ सकते थे, बाकी लोग के लिए पढ़ना ही मुश्किल हो गया। जब आप देख रहे सबसे ज़्यादा इसका कारण इंडिया नहीं था, इसका कारण गुलामी था इसका। और गुलामी इसलिए नहीं हुआ था कि हम कमज़ोर थे। मोहम्मद बिन कासिम के समय में भी हम कमज़ोर नहीं थे, हमारी संस्कृति थी, हमारे कुछ मूल्य थे, हम लड़ते भी थे तो उसमें भी नियम बना के लड़ते थे। हम शाम के बाद नहीं लड़ सकते थे, हम बच्चों पर कोई हथियार नहीं चला सकते थे, उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, हम महिलाओं को छूते भी नहीं थे युद्ध में। मगर ये बर्बर जितने आए उनको कोई नियम से मतलब ही नहीं था, हार गए, उसके बाद सरेंडर कर दिया, सरेंडर करने के बाद फिर अचानक अटैक कर दिया। इस तरह का चाहे वो मोहम्मद हो, हमारे मुगल शासक हो, अकबर हो, औरंगजेब हो, ये सब दूर थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को नष्ट किया है। और उसके बाद जब आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद भी जो सत्ता में आए, तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए भारतीय संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया। हमारे 4 एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति को नहीं। और बाद में कहीं न कहीं शिक्षा पर ऐसे राजनीतिक संगठनों का क्या करना है, हम लोग को करना ये है कि हम अपने वास्तविक शक्ति को पहचाने हैं क्या। जो अपने रूप को नहीं जानेगा, जो अपने आप को नहीं जानेगा, तो दुनिया को क्या करेगा। पहले खुद को पहचानिए कि आप दरअसल हैं। इसके लिए आपको अपने शास्त्रों में जाना पड़ेगा, आपको उपनिषद पढ़ना पड़ेगा। ये बाद में मिडाइवल पीरियड का जो है उपज है, पहले का नहीं है, पुराना आपका। पुराण जितने भी विकसित हुए हैं, जो पुराण जिसको कहते हैं गरुड़ पुराण, पता नहीं कितने सारे पुराण हैं, ये सब मिडाइवल एज में डेवलप हुए हैं। और कहीं ना कहीं हिंदू रिलीजन को टार्निश करने के लिए ही उसका भी, उसके पीछे भी एक होना है। इसलिए अपने जो मूल ग्रंथ है, वेद हैं, उपनिषद हैं, उसको
आज के लिए मैं पता नहीं आप लोगों को क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, मगर मेरी कामना यही है कि भारत ऐसा देश बने जो कि विश्व में प्रेम, करुणा और आपसी संबंधों को आदमी रहने दे, आदमी के अलावा और उसका कोई भी आइडेंटिटी है उसको खत्म करता हो, ऐसा देश बने। धन्यवाद।